अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। तबीयत काफ़ी इम्प्रूव है, लेकिन गले आज शायद ज़ोरों शोर से बात ना कर सकूँ, मना किया गया। वैसे तो मुझे ज़्यादा गुफ्तगू से भी मना किया गया है, डॉक्टर ने तजवीज़ यही की है, लेकिन आप तक बातें, लेटेस्ट अपडेट आप तक देना मकसूद है। 28 फरवरी 2022 बरोज़ पीर और आज फरवरी का आखिरी दिन है। दूसरा महीना भी इस साल का गुजर गया और मार्च बहुत अहम महीना शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत सी चीज़ों के फ़ैसले होने हैं। और लॉन्ग मार्च आ रहा है इधर से तहरीक अदम एतमाद चल रही है। तहरीक अदम एतमाद में बड़ी गुफ्तगू करूँगा मैं दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन एक मैंने आज और ट्वीट किया था। मैंने कहा था आज लंदन से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो ख़बर आ चुकी है। और जो डिफेंस फाइल हुआ है, जो तफसीलात हैं, जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त तक काफ़ी शायद आ चुकी हो, नहीं आ चुकी होंगी तो सुबह के प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर का आगाज़ करते हैं। सहाफ़ी जो हैं अतर मतीन कत्ल केस में आज जो पेशरफ्त हुई है, इंसदाद दहशतगर्दी की एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट, जिसे मुंतज़िम अदालत कहता है, मुलज़िम अशरफ को अदालत में पेश किया। बख्तबंद गाड़ी और सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया और चेहरा ढंपा हुआ था उसका। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और 11 मार्च तक जो है जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया है। 12 मार्च को दोबारा अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया है और आइंदा डेट पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी फाइल की जाए। आम कानून में सिर्फ 14 दिन का मुकम्मल रिमांड होता है। दहशतगर्दी में 90 दिन तक का रिमांड हो सकता है, जैसे नैब में 90 दिन तक का रिमांड हो सकता है। इस केस को अगर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया तो स्ट्रीट क्राइम और इस तरह की वारदातें उम्मीद है रुक जाएंगी कराची के अंदर, लेकिन कराची के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आज मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है शहबाज शरीफ का, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है और लगता है कि इनके लिए हार्ड टाइम शुरू हो चुका है। जो गुफ्तगू हुई हैं, जो अदालत के अंदर मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी गई हैं, आज चूँकि हड़ताल थी वकला की, इसलिए बचत हो गई है। शहबाज शरीफ जो है वो दीगर मुलजमान के साथ अदालत में पेश हुए और FIA के जो वकील हैं कि चलान की वाज़ेह और साफ़ काफ़ियाँ फ़राहम कर दी गई और रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्त की समाअत दी है। उसका मतन मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ बाद में। अब इस पे आज़म नदीर तारा के वह FIA वाले ज़्यादा जल्दी में हैं। एक केस की तहकीकात मुख्तलिफ एजेंसियाँ कर रही हैं। अब उनको 23 मार्च और लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है। ये सियासी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है वहाँ। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वही बात, आशियाना, साफ़ पानी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनाएंगे। और अदालत ने ये रिमार्क्स यहाँ पर दिए कि पहले फ़र्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद जो है केस की समाअत जो है ना रोज़ाना की बुनियाद की दरख्वास्त पर बहस की जा सकेगी। और आज़म नदीर तारा ने कहा कि मुलजमान की अबूरी ज़मानत को कन्फर्म कर दिया जाए, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ के शरीक मुलजमान ने दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दी थी, पहले उस पर फ़ैसला हो फिर ज़मानत का फ़ैसला हो। और आज शहबाज शरीफ के वकील बीमार हैं तो कुछ वक्त दिया जाए। और यहाँ ये आप यहीं से समझ सकते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। और फिर निज़ाम वही का वही 10 मार्च फिर तारीख़ हो गई, तारीख़ पे तारीख़ जो भी आप कहें, तारीख़ पे तारीख़ हो चुकी है। अब जो जल्दी दरख्वास्त की समाअत की दी है वो मुनज़्ज़ा साहिबा एडवोकेट बहुत इंटेलिजेंट खातून है, बड़ी मेहनत के साथ दरख्वास्त दी हुई है। और मैं चाहूँगा वो बैकग्राउंड पे 3 सफ़ों की दरख्वास्त ज़रूर चले। इस दरख्वास्त में जो मतन किया ना, रोज़ाना की समाअत के हवाले से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 18 फरवरी को अदालत ने मुलजमान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। इस तारीख पर भी मैंने कहा था फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। अब 10 मार्च को अब देखते हैं हालात कि फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। उस डेट पे मैं वक्त से पहले बताता हूँ शहबाज शरीफ पेश ही नहीं होंगे।
कि हम लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और हम ये ऐसे ऐसे हालात और वाक़यात बनाए हैं, एडवांस पे नोट रख लीजिएगा। 18 फरवरी को अदालती दायरा इख्तियार और चलान की नकूल फराहम की दरखास्तें दायर कर दी। मरकज़ी मुलज़म शहबाज शरीफ के वकील भी समात पर पेश ना हुए और ऐसे हरबों से मुलजमान आज तक अबूरी ज़मानत में तौसील लेने में कामयाब हो चुके हैं। मरकज़ी मुलज़म 21 जून 2021 से अबूरी ज़मानत पर हैं। ये इंटरम की बात हो रही है, इंटरम बेल 21 जून और आज हम मार्च में आ गए। ये है निज़ाम, आपके सामने है, यहीं से अंदाज़ा लगा लें। ताकतवर आदमी की आप क्या क्या खिलवाड़ कर रहा है इस निज़ाम के साथ सियासी तौर पर दबाव डालने के बाद। और मुलजमा के वकीलों ने आज तक अबूरी दरखास्तों पर बहस मुकम्मल नहीं की। सियासी मसरूफियात और तबी बुनियादों पर 9 बार एडजर्नमेंट हुई, अल्तवा हुआ है। मुलजम दौरान तफ्तीश अहम सवालात के जवाब देने से भी गुरेज़ा हैं और मुलजमा का तफ्तीश के दौरान रवैया टाल मटोल वाला रहा है। और जो CFO है इनके, उस्मान ने अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज किया और मोहम्मद उस्मान पर मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। वो केस को असल डगर से हटाना चाहते हैं। शरई और कानूनी तकाजा ये है कि जल्द इंसाफ किया जाए। और अदालत शहबाज शरीफ और हमज़ा के इस रवैये का नोटिस भी ले, बेमकसद और ताख़ीरी हरबे के तौर पर दायर दरखास्तें मुस्तरद करे। और अदालत रोज़ाना की समात पर जो है ना एक और जो दरख्वास्त अब दी है, इस पर मैंने बता दिया, लेकिन आपको तफसील बतानी ज़रूरी है। FIA ने शहबाज शरीफ समेत 5 अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। गुज़श्ता समात पर अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करना थी और जानबूझकर अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई। 45 मिनट तक शहबाज शरीफ बेमकसद गुफ्तगू करते रहे। शहबाज शरीफ में केस में गैर मुतल्लका और बेबुनियाद हक़ाइक़ बयान किए। 18 फरवरी को अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करना थी और मुलजमा ने फ़र्द जुर्म से बचने के लिए बेबुनियाद दरखास्तें जारी की हैं। इसका दरखास्तों का जो मकसद है अदालती कार्रवाई को सबूताश करना है। मुलजमान का अमल तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है और अदालत जो है शहबाज शरीफ हुए तमाम 5 मुलजमों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। और अब यहाँ चीज़ें तो और भी है डिस्कस करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, बड़ा अहम है ये। डायरेक्टर जनरल P. होटा के ओहदे पर तकर्रर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई। दलाल के लिए तलब कर लिया। डॉक्टर महमूद अयाज ने दायर की है। मेरिट से हटकर DGP होटा जो है ना की तैनाती की गई है। सिलेक्शन कमेटी ने सीनियर उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करके प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम को तैनात कर दिया है। डॉक्टर असद असलम की मेरिट के बरक्स तकर्री को कलअदम करार दीजिए, इस्तदा की है इस दरख्वास्त के अंदर। मोहसिन बेग का एक आपको पता है पर्चा सिंध हाई कोर्ट में भी था। और यहाँ मैं आपको जो पीका एक्ट के हवाले से जो मेरी गुफ्तगू हुई है मलिया हाशमी के साथ, मैं उस पर भी बात करूँगा आपके साथ। और पहले ज़रा मोहसिन बेग का जो है ना FIA की जानिब से दायरा कराची मुकदमे को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लतीफ़ खोसा वहाँ पेश हुए। फाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 4 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जो भी सबूत है आइंदा समात पर पेश किया जाए, अदालत की हदायत की है। और ये भी अपना मोहसिन बेग ने कहा कि आइंदा समात तक FIA को कार्रवाई से रोका जाए। दरगुजार इस वक्त कहाँ हैं, अदालत ने सवाल किया। मोहसिन बेग इस वक्त अडयाला जेल में है। मुलज़िम जेल में से बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा, हम जुमा वो केस सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ों ने है। 2 मुकदमा दर्ज थे, एक में ज़मानत हो चुकी है। एक मुकदमा लाहौर और उसी दिन एक मुकदमा कराची में दर्ज कर लिया गया। ये वकील है, उनका कहना था साइबर क्राइम सर्कल में मनी लॉन्ड्रिंग और मज़ीद तहकीकात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बयान पर उन्होंने कहा कार्रवाई की है। फाकी हुकूमत की हदायत में घर छापा मारा गया। जिस जज के पास छापे को गैर कानूनी करार दिया, छापे को उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की धमकी दी गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस के तहत FIA को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। ज़रा ये समझिएगा, सोशल मीडिया पे एक ट्रोल चल रहा है कि जनाब जस्टिस अतर मिल्लर ने ऐसा कोई नहीं दिया। अब ये आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने जो जिस तरह की जो बात की है, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि गिरफ्तारी से रोक दिया। बड़ी कन्फ्यूजन है, ये बात मैंने आपके सामने क्लियर करनी है। मालूम नहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसले का इतलाक़ सिंध में होता है कि नहीं। अब ये वो बात कह रहे हैं मुस्लिम बेग ने सिर्फ सहाफ़ती ज़िम्मेदारी की है। मुराद सईद की कारकर्दगी से मुतालिक सवाल कि वो रिहाम खां किताब में लिखा हुआ, ये उनका ये कहना है ये सारा। अब आप चलते हैं पीका के हवाले से ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। मैंने आपको पहले कह दिया था ये मामला वो है जो सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट में पहले मैं बताता चलूँ वो फैसला एरोनियस इस कॉन्टेक्स्ट में, चलें इसी एंड में बताऊँगा मैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आइनी दरख्वास्त दायर की है और काबिल समाअत करार देते हुए जो चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफान और जस्टिस रोज़ी खान ने की अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए, 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का कहा। और बलूचिस्तान बार काउंसिल के बैन सवाई चेयरमैन राजब बुलेदी ने दरख्वास्त की पैरवी की और जो उनके ये बताना है ये। और यहाँ जो है जो आर्गूमेंट में लेते हुए ये काला कानून है, जिस तरह की मर्जी बातें वो सारी जो भी उन्होंने बातें कही नहीं थी वो अपने हवाले तक बात कर दी है। यहाँ बता दें इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के सामने आई, वो हमारे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। जस्टिस शम्स मिर्ज़ा ने काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल तलब कर लिए कि इस ऑर्डिनेंस को किस बुनियाद पर चल रहे हैं, तो वोकला यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर सके, लाहौर हाई कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बारे में मैंने बार बार कई सवाल उठाए हैं आपके सामने। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं मलिहा हाशमी के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में वो मैं चलाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने जो कहा कि पुराने SOP पर अमल जारी रखा जाए, ये तरमीम से पहले के हैं। और जब ऑर्डिनेंस में तरमीम के ज़रिए तरमीम जब आ गई है तो एक तरह से ये रिटर्डेंट हो जाते हैं। उसका अल्टीमेटली इफेक्ट यही है कि गिरफ्तार नहीं करना आपने, और यही सरदार आसिफ लतीफ़ खोसा ने सिंध हाई कोर्ट में कहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है एरोनियस है, मैं समझता हूँ विदाउट जुरिसडिक्शन है, कई मामलात में अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। और इसीलिए मैंने यह गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट अब चूँकि देखिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी चला गया, सिंध हाई कोर्ट में कुछ मामला चले गए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी काबिल समाअत के हवाले से दलाइल तलब किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेकअप कर रहा है। तो बेहतर मुनासिब ये होगा कि वफाकी हुकूमत चाहे दरख्वास्त दे दे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और वहीं बैठकर इसका फ़ाइनल फ़ैसला किया जाए कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्यों होने हैं। दीवानी और फौजदारी के हवाले से मैं क्लियर करता चलूँ, अगर आप दीवानी रखेंगे तो वो जो है ना डेफेमेशन या झूठी खबरें रुकनी नहीं है। डर और खौफ किसका है? डिटर्मेंस के तौर पर देखा जाए फौजदारी क्रिमिनल डेफेमेशन पुरानी चली आ रही है, 499 और 500 ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ये, और वैसे भी ताकतवर आदमी जो है, अमीर आदमी, अब कर भी देंगे तो वो जुर्मा वो पैसे दे देगा, रुकेगा तो नहीं। तो रुकने का है, जब सज़ा हो जाएगी तो फिर पाबंद हैं आप इस बात के। पैमरा भी नाकाम हो चुका है। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये सिविल लॉ के हवाले से ये डेफेमेशन, आप सिर्फ सिंपल डेफेमेशन रखते हैं। डेफेमेशन तो सिर्फ शख्सियत की बुनियाद पर है। अगर खबर झूठी है इसको डेफेमेशन कैसे कहेंगे आप? ये तो जुर्म है, तो ये जुर्म रहना चाहिए ना। हकायक से हट के तोड़ के बयान करें वो और बात है, डेफेमेशन तो बड़ा लिमिटेड सा सवाल है, इसलिए इसका इतलाक होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मलिहा हाशमी के साथ मैंने प्रोग्राम में बैस जो कि स्काइप पे था, कई दफ़ा आपको मेरी तस्वीर जो है ना वो हॉल्ट नज़र आएगी, रुकी नज़र आएगी, आवाज़ चल रही होगी, लेकिन वो मेन वजह ये था कि सिग्नल ज़रा वीक थे। चलते हैं मलिहा हाशमी के प्रोग्राम में। आपने और जो टॉपिक आपने चुने हैं वो बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ समझना चाह रही है जी। सवाल करें पर मैं पीका पे ज़रूर चाहूँगा जी जी गुफ्तगू जो वो आनी चाहिए सारी। जी बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, पहला सवाल भी इनफैक्ट मेरा पीका पर ही है कि इसको कई सहाफ़ी हज़रात, हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी इसको टीका कह रहे हैं कि इमरान खान सहाफ़ियों को टीका लगाने जा रहे हैं और उनकी जुबान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग इससे मुत्तफिक भी हैं कि ऐसे कानून का लागू होना बहुत जरूरी भी है। योर टेक ऑन द मैटर। बहुत शुक्रिया मलिहा। पहले तो मैं हैरान हूं कि कौन से सहाफी इस कानून के खिलाफ है। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसका किसी अखबार में लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ इतना है जो सोशल मीडिया के ऊपर
एक सहाफी जो अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा है, अखबार में छपता है, चैनल्स पे बात होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चूंकि रेगुलेटर नहीं है, वो अलग बात है कि पैमरा एक रेगुलेटर है, वो कामयाब हो गया या नहीं हुआ, वो एक अलग इशू है। डेफामेशन लॉ अगर यहाँ मौजूद है, क्या उनका इतलाक हो गया, वहां पर हम सब लोगों के सामने है। तीसरा है 499 और 500। मैं हैरान हो रहा था कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब यानी एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं आगे चलने से कबल एक मैं बताता चलूं बात आपको, मुझे बड़ी हैरानगी इस बात में हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सिर्फ एक इस्लामाबाद के अंदर है। ये लाहौर की FIR है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने इख्तियार से बहुत तजावुज कर रही है और यहां कोई इस बात को रेज नहीं कर रहा। यानी ये जो पूरे पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है और आर्टिकल 184(3) के अंदर है कि आप कोई भी मामला देख रहे हैं, आप अक्सरियत मामला FIA के देखेंगे कि उसमें इस्लामाबाद बेस्ड कम है, बाकी जगहों से है, और उसी को उठाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट सारा अपने तय ले रही है। मैं उसकी हिस्ट्री भी मिसाल के तौर पर कमल शाहजेब साहबा के मामला अगर देखा जाए, उनके साथ कितनी ज्यादती हुई, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ और उसकी बजाय चीजें इधर से उधर इतनी चली गई है। मुझे जरा खुल के बात करने दीजिएगा। मैंने ये औरत मार्च के नाम पर यह मामला जब ये शुरू हुआ तो मैंने इस मामले को सीरियसली टेकअप किया। मैंने इन्होंने नारे बैनर शैनर ऐसे उठाए, मैंने कही तो हमारे मुआशरे में इजाजत नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में मैं लेके आया, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा यहाँ तय हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकल चीजें चल रही है इसको आज कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं है। याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिकल जो कुछ हो रहा है, पैमरा कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई इदारा उसका कुछ नहीं कर सकता। और FIA ने जो हाल किया इस वक्त वो आप लोगों के सामने है कि 14,000 कंप्लेंटें पेंडिंग पड़ी है, लेकिन जो कि FIA का कानून इदारों को हो रहा है, बिल्कुल इदारों को तो फाल होना चाहिए। FIA एग्जैक्टली, अगर FIA को मजीद फाल करना है तो वो तो फिर हुकूमत का काम है। नजर सदीक साहब, हुकूमत को FIA को फाल करना चाहिए ना, फिर उनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी लोगों को इंसाफ दें। देखिए, बेसिकली FIA सिर्फ 6 सेक्शनों का एक एक्ट है। अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के अलग रूल्स है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में जब ये मिलिशियस कैंपेन शुरू हुई डैम की अगेंस्ट, तो मैटर मैं टेकअप लेकर गया और सबसे जो क्लासिक एग्जांपल आपके पास मौजूद है वो अली जफर की है। अली जफर के अगेंस्ट V2 कैंपेन के नाम जो कुछ हुआ, वो जब सारी कड़ियों से कड़ियां मिलाई ना, जो आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट या एक खास क्लास जो 5,315 लोग हैं, वो लोग वो ही निकले सामने। अब दिक्कत यहां पर यही है कि वो एक सहारा ढूंढते हैं और वो सहारा इस कॉन्टेक्स्ट में है। इवन जजेस के हवाले से भी देखे, जजेस की अपना होगा, कोई लिबरल को मानता है, कोई बसबी को मानता है, लेकिन जो जज भी अगर बैठा है ना तो जज वो अपने इनर फीलिंग जो है ना वो इनर रख रही है, उसे आइन और कानून के मुताबिक नहीं। बजाहिर मैं जो देख रहा हूं कि जब यहाँ मामला शुरू किया, ऑनलाइन रूल्स पहले दफा जब बने तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया। अब लाहौर हाईकोर्ट देख रही थी, यानी लाहौर हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपने नहीं ले गई। ये हमारे जैसे बंदों के लिए बड़े मसाइल चले जा रहे हैं और ये ऐसे नहीं होना। यहाँ शुरू हो गया था, सबसे पहला काम जो हुआ था कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जब बना, जिसमें सोशल मीडिया को भी और चैनल्स को भी रेगुलेट करने की बात की, आपने देखा यही सारे लोग, ये 5,315 लोग उठ के आगे पार्लियामेंट के सामने बैठ गए, उसमें आमद मीर, आसमान शराजी, ये भी आप लोगों की जुबानें कहाँ बंद हो रही है, फिर चैनल्स के ऊपर बात कर रही है। आर्टिकल 19 पढ़ ले, जो 8 राइडर लगे हैं, उस 8 राइडर पे बात आपने नहीं कर रही है, लेकिन यहां हो रहा है। यहां मैं आपके सामने 2 चीजें और रखना चाहता हूं कि अभी जो पैमरा है, क्या पैमरा अपने काम पूरा कर सका? सवाल जवाब बड़ा सीधा सा है। इस बार के मिसाल के लिए एब्सकॉन्डर थे 2019 में, पैमरा के पास मैं कंप्लेन ले गया, पैमरा ने बैन लगा दिया कि एब्सकॉन्डर नहीं आ सकता। फिर 2019 के अंदर 2020 के अंदर बाकायदा नवाज शरीफ भी आ रहा था, तो उन पे भी पैमरा का डायरेक्टिव आ गया, वो चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। और वही जो प्रॉक्सी थी, ये जो लोग हैं ये वहां गए तो जस्टिस अतर में भी आप कौन है, आपका क्या ताल्लुक इस हवाले से, फिर वो सारी पिटीशन वापस ले ली। जब ये हालात देखे कि नहीं, फिर ये तरीका का वारदात ये बनाया गया कि इसको इस तरीके से लेके आया जाए, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पैमरा का मैंने आपको बताना है, पिछले दिनों आपने देखा कि साथ फिर टीवी चैनल का, उस टीवी चैनल को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। क्या रोक सके आप? नहीं रोक सके। इसके साथ दूसरी मिसाल क्या रखता हूं मैं कि 1 अक्टूबर को
नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से आया कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया, पता नहीं 20 महीनों की इंक्वायरी और ऑर्डर ये नहीं था। ऑर्डर क्या था, हम सिर्फ डीफ्रीज किए थे और वो भी सलमान, शहबाज और अहमद के। मैं कैमरा में गया, कैमरा ने बाकायदा कॉल किया, मंसूर अली खान साहब आए, मैंने कहा जी मैं जुर्माना कराने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये कोई जाती लड़ाई के चक्कर में मेरे खिलाफ। उन्होंने मान लिया कि मैंने इधर उधर से सुना, मेरे पास सबूत कोई नहीं है। इनको कहा गया कि चले आप अपॉलॉजी चला दे। ये अक्टूबर है, आज हम आ चुके हैं फरवरी के अंदर, कोई नहीं चलाई अपॉलॉजी। इसी तरह कमरान अपना क्या नाम है इनका, दुनिया वाले जो है, कमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं, कमरान शाहिद की बात कर रहा हूं। कमरान शाहिद को भी कहा गया, इस जियो को भी कहा गया, अभी तक किसी ने नहीं। और मैं देखे अक्टूबर से अब आ चुके हैं फरवरी के दरमियान। अब फिर मैंने लाहौर हाई कोर्ट में यह पिटीशन दायर की है कि पैमरा नाकाम हो चुका है, अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने के हवाले से भी पैमरा अपना एनफोर्समेंट के हवाले से इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। कहा ये आ रहा है, कौन सी पाबंदी, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, इसमें ये भी तो एक पॉइंट है कि पैमरा, मैं बहुत से ऐसे लातादाद नोटिस के हवाले से जानती हूँ जहां जहां वायलेशन हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वहां पे पैमरा ने बहुत फाल तरीके से लोगों को, चैनल्स को फाइन किया, उनको एक तरह से पेनलाइज किया, लेकिन फिर वो स्टे लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा भी तो मामला है ना। सो हमारे जी मलिया चीजें समझ नहीं है। मैं सॉरी जरा आपको काटा है, लेकिन टाइम कम, बिल्कुल गुफ्तगू करनी बहुत जरूरी है। पैमरा ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए जुर्माना कर सकता है, तो 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। 10 लाख तो कोई रकम ही नहीं है। आप जुर्माना देंगे, दोबारा फिर शुरू कर देंगे। हमारा इशू ये है कि जब एक दफा जुर्माना दे दिया तो उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैंने सावधान की आपके सामने मिसाल रख दी है। मैंने अभी आपके सामने नेशनल क्राइम एजेंसी का ऑर्डर हो चुके हुए हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, और उन्होंने वो बकायदा उस ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया। लेकिन इसी पे तो फवाद चौधरी पर जब कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, PMDA, जिसके तहत ये सारा कुछ देखा जाए, ओवरसी किया जाए कि क्या क्या कुछ गलत हो रहा है, और इनकी पेनल्टीज में भी उसकी कीमत में इजाफा किया जाए, ताकि ठीक ठाक किसी चैनल को भी पता चले, किसी सहाफी को भी पता चले कि अगर उसने जानबूझकर कोई फेक न्यूज या फेक प्रोपेगेंडा किया है तो वो सजा का मुर्तकिब हो सके। वो इसमें भी ये साथ नहीं देते। सो ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली अजहर सिद्दीक साहब, पीका के हवाले से एक मैं जो लोगों की रिजर्वेशन सामने आ रही है वो आपके सामने रखना चाहूंगी, उसको आप कानूनी नुक्ता नजर के तहत बताइएगा कि इसका किस तरह से लोग इस अपने खदशे को दूर कर सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स का ये एतराज है, वो कहते हैं कि हमें इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, गाली गलोच, इज्जतों चालने सबको खत्म होना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत बड़ा एक एतराज ये है और खदशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इख्तलाफ राय का इजहार करें और उस पर चले, ये मौजूदा हुकूमत तो ना भी हमें कोई पेनल्टी डाले, ना भी हमारा अकाउंट उड़वाए, लेकिन कल आने वाली हुकूमत भले इनकी हो या कोई और हो, वो अगर आकर हमें तनकीद करने पर भी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर भी सजा ये दे कि हमारे अकाउंट उड़वा दे इस कानून के तहत, तो फिर हम कहां जाएंगे? देखिए मलिया, ये सब बात यही समझ रही है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बना। आज पता नहीं किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, और वो आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में बना। सवाल है कि अभी देखे ना, अभी लिटरली अगर देखे जनाब जस्टिस अतर मिलर साहब ने क्या किया, उन्होंने पिछले जो SOPs है कि जिसमें FIA का इख्तियार अगर दिया गया, तो FIA के कानून में है कि पर्चा दर्ज तब होता है, पहले इंक्वायरी होती है और गिरफ्तारी भी नहीं होती, और ये इसका नाजायज इस्तेमाल इस हद तक हो गया। नए ऑर्डिनेंस में आकर ये कहा कि बाकायदा जो है ना, इसके मैजिस्ट्रेट वगैरह से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, साल भी 5 साल बढ़ा दी। और ये देखे सवाल, यानी कोई नई अनोखी चीज इन्होंने ऐड नहीं की है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कोई नई चीज सिर्फ इतना ऐड किया कि कर दिया ना, 5 साल की सजा है। ना सजा पहले 3 सी सजा 5 साल कर दी। सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये क्रिमिनल डेफेमेशन को क्यों ये समझ लें कि ये सजा नहीं है। 499 और 500 ताजरात पाकिस्तान के अंदर पहले का मौजूद है, और आज तक कोई चैलेंज नहीं किया। ये आज ही क्यों हो रहा है? आज जो समझ रहा है
कि यहाँ पर असल में मिसयूज इतना हो रहा है। और आपने मुझे सिर्फ इतना बता दें खातून अव्वल के बारे में, जिस तरह की ये बातें चल रही है, रिजवान रजी ने जो बातें की है, अनीक नाजी जो बाहर बैठे हैं, क्या इस तरह की इजाजत दी जा सकती है? और जस्टिस अतर मिल्ला साहब भी यानी इस मामले को अगर वो चाहते हैं कि इस मामले की बेहतर इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए तो बड़ा बेंच बनाया जाए। यानी उनकी जात के हवाले से ये सवाल आ रहे हैं कि उनका माइंड शायद जो उनका जो ज़हनी तौर पर है ना, वो शायद लिबरल क्लास के हवाले से उसके नुक्ता नजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, हमें तो आईने पाकिस्तान और बाकी चीजों को सामने रखकर उन चीजों को उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से। अभी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि इस ऑर्डिनेंस में क्या ऐसी कोई चीज कर दी, कोई तारीफ बदल दी है? कोई तारीफ नहीं बदली है, सिर्फ ये था कि नेचुरल पर्सन की जगह मिसाल के तौर पर अभी आपको याद होगा कि 2017 या 18 के अंदर जनाब जस्टिस अतर मिल्ला साहब के बारे में बड़े ट्रोल चल रहे थे। चाचा शकूर ने बाकायदा पर्चा दर्ज हुआ और रजिस्ट्रार ने पर्चा दर्ज कराया था उस वक्त जस्टिस अतर मिल्ला साहब के हवाले से, नहीं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करवाया था। तो यहाँ एक कमी थी उसके अंदर। और ये 154 के मुताबिक है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आए तो दरखास्त में पर्चा होना चाहिए। यानी ये तो नहीं है साल के तौर पर नैब के बारे में ट्रोल चलाए जा रहे हैं, चेयरमैन आगे दर्ज कराएगा। जी, आपने मलिहा साहब प्रोग्राम देख लिया, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा देख लिया। अब आपको वजाहत के साथ चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि असल हकाइक क्या है। सुबह के प्रोग्राम में जैसे मैंने लंदन के हवाले से, बड़ी खबर के हवाले से आपको बताया, फिर कौमी असम्बली में नंबर गेम है क्या, और क्या वाकई अदम एतमाद तहरीक आके कामयाब हो जाएगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।